कहानी कुर्सी की में अब कहानी बिहार की आपको बताते हैं, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो बिहार में होना जा रहा है। या अगला टास्क बीजेपी के लिए अगर कुछ है तो वो बिहार है। क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो पाएगी? क्या बीजेपी अपने खुद के वोटों में कुछ इजाफा कर पाएगी? नीतीश कुमार के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो कितना फिट बैठ पाएगा? साथ में एलजेपी है, चिराग पासवान है, ये एक साथ मिलकर कितना वोट अपने में जोड़ पाएंगे? और साथ ही साथ क्या आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बीजेपी को रोक पाएंगे, एनडीए को रोक पाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक और प्लेयर की एंट्री बिहार में हो चुकी है, प्रशांत किशोर। बेशक अभी बहुत ज्यादा वोट नहीं जोड़ पा रहे हों, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर एक नैरेटिव जोड़ने की कोशिश तो जरूर करते हैं। वही प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी 150 से ज्यादा सीट अकेले नहीं लड़ सकती, अपने दम पर बीजेपी 150 से ज्यादा सीट नहीं लड़ सकती है। इन सबके बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, उनकी मुलाकात होगी शीर्ष नेतृत्व से। क्या बिहार को लेकर कुछ चर्चा होगी? ये तमाम विषय हैं। अब बिहार की इस चुनौती को बीजेपी कैसे भेदने की कोशिश कर रही है, अब बीजेपी के क्या प्लान बिहार को लेकर हैं, ये तो देवेंद्र आप हमें अच्छे से बता सकते हैं कि बिहार को कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी मान रही है और क्या करने जा रही है। हर इलेक्शन टफ होता है, तो उस लिहाज से स्वाभाविक तौर पर बिहार को भी बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ ही ले रही है। और पहली रणनीति ये है कि नीतीश कुमार की जो छवि है या उनकी जो पोजिशनिंग है, इन दोनों पर किसी प्रकार की चोट ना पहुंचाया जाए। मतलब उसमें टॉप लीडरशिप के अंदर एकदम से ये समझ है कि नीतीश कुमार को डैमेज करके आपको इस चुनाव में नहीं जाना है, बल्कि नीतीश कुमार को मजबूती के साथ आगे करते, नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही जाना है चुनाव में, उसमें भी कोई दो राय नहीं। और प्रदेश के नेता कभी कभी कोई बयानबाजियां कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वहाँ पे फिर ये नैरेटिव फैलने लगता है कि बीजेपी क्या करेगी, महाराष्ट्र जैसा करेगी। बीजेपी के टॉप लीडरशिप का ये मानना रहता है कि इस तरह की चीज़ों करने से पार्टी के जो अपने प्रोस्पेक्ट है ना, उसको नुकसान पहुँचता है। तो और नीतीश कुमार के चेहरे को कमज़ोर करने का मतलब है कि लालू प्रसाद यादव को और ताकत देना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पूरी कोशिश रहती है कि बीजेपी को फॉरवर्ड पार्टी के तौर पे पेश किया जाए और फिर वहाँ पे जो इलेक्शन है उसको फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड किया जाए। नीतीश कुमार के साथ रहने से सबसे बड़ा फायदा यही है कि बीजेपी उस प्रकार के लालू के अटैक से बखूबी बच जाती है। पिछले चुनाव में जैसा हुआ कि जैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार चिराग पासवान के ऊपर भी सख्ती लगाई जाएगी। जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये भी लगभग तय है, 1 सीट का 2 सीट का फर्क हो सकता है, अन्यथा सीटें बराबर पे रहेंगी। और कई सीटों पे बीजेपी अपने कैंडिडेट्स पहले से चुन रही है। अभी से तैयारी शुरू, अभी से ऑलरेडी कह दिया गया है कि चुनाव के काफ़ी पहले से ही हम अपने कैंडिडेट्स फाइनल करके उनको इंडिकेट कर देना है कि आप ग्राउंड पे काम करें, ताकि मजबूती से करें। और दूसरी बात कि जहां एलाइज लड़ेंगे वहां के बारे में भी आपका संगठन मजबूत रहना चाहिए। प्रशांत किशोर की बात में कितनी सच्चाई है? 150 सीट से ज्यादा बीजेपी अकेले दम पर नहीं। ये सही बात है, 100% सच्चाई है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बीजेपी के पास उतने कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी कभी उतना चुनाव लड़ी नहीं उस रूप में। तो वहां पर फिर आप कई सारी सीटें ऐसी हो जाती है ना कि कास्ट कंपोजिशन ऐसा है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी में कोई वो नेता नहीं। तो बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार आरजेडी के लिए जरूरी था कि जेडीयू का साथ रहे। और बिहार की संरचना इस प्रकार से है प्राची कि 3 ये प्रमुख दल हैं, 3 में से 2 जिधर रहेंगे उसकी जीत होनी है। तो वहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि आप दूसरे को कितना साथ पा रहे हो। जैसे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो और माले वगैरह भी साथ उनके रहेंगे। लालू प्रसाद यादव में अगर देखें तो यादव और मुस्लिम वोट के अलावा बहुत छोटा हिस्सा जोड़ पाते हैं। जैसे माले का एक छोटे से पॉकेट में कुछ जिलों में असर है, तो वहाँ पर आप जोड़ पाते हैं। जबकि बीजेपी और जेडीयू अक्रॉस द स्टेट एक बड़ी ताकत हो जाती है दोनों के साथ आने से। बीजेपी फॉरवर्ड तो हार्डकोर बीजेपी को वहाँ पे पसंद करते हैं। नीतीश कुमार के साथ रहने से अति पिछड़ा बड़ी कम्युनिटी, कोयरी कुर्मी एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चंक है। लालू प्रसाद यादव भी इस पर बहुत नजर लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कितने ज़्यादा टिकट उन्होंने दिए उस कम्युनिटी से। तो उनकी कोशिश है कि यादव मुस्लिम के अलावा एक तीसरा कास्ट हम जोड़ सकें, और उस कास्ट पर उनकी नज़र है कोयरी पे। उसको निगेट करने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। तेजस्वी यादव की भी पूरी कोशिश समीर जी होगी कि कम से कम 2025 में तो अपने खाते में कुछ ना कुछ वो जोड़ सकें, कम से कम अपनी पार्टी को खड़ा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे परिणाम लेकर आए जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए, उनकी पार्टी मजबूत हो जाए, उनका पूरा गठबंधन मजबूत हो जाए। तो वो इस दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं।
देखिए 2020 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बाद में नीतीश कुमार उनके साथ सरकार में आए। उस समय भी नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी बिहार के भविष्य है। तब भी उनको लग रहा था कि ऐसा समय आएगा कि गठबंधन में नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। वो भी नहीं हुआ, नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए। तो तेजस्वी यादव की तो कोशिश है, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वहाँ का, जिस तरीके से वोटों का उनके बीच बंटवारा एक साथ चले जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ एमवाई का समीकरण एक बड़ा बस जुड़ा हुआ है, और उसमें भी कई बार ओवैसी जैसे लोग सेंध लगा देते हैं उसके अंदर। अब तो प्रशांत किशोर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में माना जा रहा है कि अभी तो उपचुनाव में उन्होंने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें वोट मिले उपचुनाव के अंदर, और प्रशांत किशोर जो इतने पार्टियों को चुनाव लड़वा चुके हैं, बिहार से आते, बिहार की राजनीति को समझते हैं, नीतीश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति को समझते हैं, वो लालू प्रसाद की राजनीति को समझते हैं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान रह रहे हैं, बाकी दूसरे वोट बैंक पे ध्यान रह रहे हैं, और उनका बड़ा आक्रमण तेजस्वी यादव की राजनीति पर है, आरजेडी के ऊपर है, तो बहुत आसान नहीं होने वाला है। इसलिए लालू प्रसाद यादव बीच बीच में नीतीश कुमार को कहते रहते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी तरह से चुनाव के पहले उनके साथ आ जाए, जिससे उनकी सरकार में वापस सुनिश्चित हो सके। लेकिन फिलहाल ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी, मतलब विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी, उन्होंने भी आधिकारिक रूप से कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इसमें कोई टूट होने वाली है, लेकिन तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को बहुत स्पेस नहीं देंगे, लेकिन पिछली बार कांग्रेस के 19 विधायक और 9% का वोट बैंक है। आप कांग्रेस को पूरा खारिज नहीं कर सकते। माले के साथ आपका गठबंधन कैसा रहेगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोकसभा का जो परिणाम आया, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 12 सीटें जीती है, भारतीय जनता पार्टी की भी 12 सीटें आई है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा कॉस्ट इक्वेशन जो है उसका एक पल्ला भारी हो जाता है। तेजस्वी के पास बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, और कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा गठबंधन में आकर तेजस्वी को कोई मदद करने की स्थिति नहीं है। वो तो खुद ही बोझ है। अगर पिछली बार वो बेहतर प्रदर्शन करती तो तेजस्वी यादव शायद मुख्यमंत्री बन भी जाते। तो ये सब बातें हैं। तेजस्वी को मुझे लगता है अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगी। वो इस बात को जानते कि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती। दिल्ली का परिणाम देख के तो ये मान गए होंगे, लेकिन यह भी तय है कि तेजस्वी बिना कांग्रेस से चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि 8 से 9% का वोट बैंक है, तो रिस्क नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, बेशक प्रधानमंत्री ने इस तरफ इशारा किया था कि देखिए आरजेडी की जमीन को चुरा रही है, आरजेडी के मुद्दे को कांग्रेस चुरा रही है। प्रतिक्रिया भी तेजस्वी की सामने आई थी। दिल्ली के चुनाव से डिफरेंट चुनाव है बिहार का। ये तो खुद तेजस्वी यादव ने कहा जब दिल्ली के परिणाम आए कि दिल्ली जैसा चुनाव बिहार में नहीं होगा, हम तो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में क्लास वाइज वोटर्स वोट करते हैं, क्षेत्र वाइज वोट करते हैं। यहाँ कास्ट इक्वेशन साधना बड़ा जरूरी है। तो दिल्ली के चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट रजत जी भारतीय जनता पार्टी ने किए, वो एक्सपेरिमेंट तो काम कर गए। बिहार में कोशिश की जाएगी कि कास्ट को कम से कम साधा जाए, इक्वेशन को इसको साधा जाए। देखिए, एक तो कट कॉपी पेस्ट का तो मॉडल कहीं चलता नहीं है, भारत की राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले अगर आप 2 दशक से देखें, काफी फ्रिक्शन वाला वोट शेयर रहा है, हिलता नहीं है आसानी से बिहार में। और ये इतना जड़ीला वोट बैंक होने की वजह से ही आज तेजस्वी को अगर समस्या आ रही है कि वो उस क्रिटिकल मास तक पहुंचे जहां से उसकी पार्टी को एक दिखता हुआ क्लियर समझ में आए कि यहां से वो सरकार बना सकते हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और मुझे इसीलिए लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट का स्कोप ही नहीं है बिहार में। चाहे वो प्रशांत किशोर एक्सपेरिमेंट चलाने की कोशिश करें, अब देखिए वो तमिलनाडु चले गए विजय की पार्टी को से मिलने और उनको लॉन्च करने के लिए। उनको भी ये चीज एहसास होती है कि एक लिमिटेशन है। आप नॉन कास्ट वोट बेस तैयार करने की कोशिश करेंगे तो वो, हाँ, थोड़ा बहुत वो बीपीएससी के जो थोड़ा सा एक युवा वर्ग है छोटा मोटा, वो उसको आप जरूर एट स्केल साध सकते हैं। बट उसके बाद पूरा प्रदेश भर का जब चुनाव होगा तो ये 2 घटों में ही आके रुक जाएगा, तीसरे की कोई जगह नहीं रहेगी। और वो सब प्योर अरिथमेटिक में, केमिस्ट्री भी नहीं, सिर्फ किसके कितने वोट शेयर ऐड करते हैं एक तरफ, वो पलड़ा ज्यादा भारी होता है कि दूसरे वाले का ज्यादा भारी होता है। उसके अलावा वोट कहीं से हिलता वो मुझे नहीं नजर आ रहा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की हड़बड़ी में है। बीजेपी को यह लगता है कि हम जैसे चल रहे हैं, हमारा केंद्र में भी हमें नीतीश जी की पार्टी का समर्थन चाहिए, हम क्यों वहां पर ऐसा डिस्टर्ब करें। ऐसा कोई राइजिंग स्टार तो है नहीं बिहार की बीजेपी की यूनिट में अगर देखें तो, कि आके चैलेंज कर रहा हो वो नीतीश जी को अपनी एबिलिटी के लेवल पे। तो
हर संभव तरीके से मुझे ऐसा लगता है बीजेपी हड़बड़ाहट नहीं दिखाएगी और जैसे चल रहा है बिहार वैसे ही चलेगा अगले 5 साल भी। अच्छा, बिहार में तो नीतीश कुमार हैं बीजेपी के साथ, और जैसा देवेंद्र कह रहे हैं कि उनकी इमेज के साथ ही और उनकी इमेज को और मजबूत ही करेगी बीजेपी, बिहार के चुनावों में जाएगी। लेकिन अगर बंगाल की बात करें, वहां भी बिहार के तुरंत बाद चुनाव होने, वहां ऐसा कोई साथी बीजेपी के साथ नजर नहीं आता। और बिहार भी एक बड़ी चुनौती है। अभी से टीएमसी दम भर रही है, अभी से टीएमसी ने कह दिया हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारे साथ नहीं रहेगी अमिताभ जी। तो टीएमसी वहां मजबूत है, और उस गढ़ को कैसे हिला पाएगी बीजेपी? देखिए, जैसे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी, अगर आप देखेंगे तो जहां भी बीजेपी विपक्ष में रहती है, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली 2015 छोड़ करके कभी भी उसने कोई सीएम फेस डिक्लेयर किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी सुपर सीएम फेस होते हैं लार्जली जहां पर बीजेपी विपक्ष में होती है। दिल्ली में भी वो था। और जब पार्टी चुन के आती है तो एक लीडर को सीएम बनाया जाता है। अब वहां पर जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी का ब्रांड आज भी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 27% है 2011 सेंसस के हिसाब से। अभी बढ़ा ही होगा, वो 30 से 35% का आंकड़ा आप समझ लीजिए हो सकता है। प्लस महिलाओं में उनकी बहुत ज़बरदस्त पैठ है, क्योंकि महिला सेंट्रिक स्कीम्स लाने की वजह से उनका अच्छा सपोर्ट बेस है। उनकी एक सादगी वाली इमेज है, वो भी उनके लिए बहुत काम करती है। और बंगाल में ऐसी जातिगत राजनीति उतनी हमको देखने को नहीं मिली पिछले चुनाव में। फिर भी बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, आपको मटुआ वर्सेस नॉन मटुआ, ओबीसी समाज को साधने की कोशिश, लेकिन वहां पर लार्जली आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट वहां भी है दिल्ली जैसा। लोअर क्लास, सोशो इकोनॉमिक क्लास, पुअर क्लास वर्सेस रिच। जो पहले लोअर पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास सीपीएम का वोट बैंक हुआ करता था, लार्जली वो आज टीएमसी के साथ है। तो वहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो अन्य राज्यों में रही है, वहां सीट बाय सीट स्ट्रैटेजी रहेगी। काफी लोकलाइज्ड चुनाव वहां लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर 3 बार से ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है, इसका मतलब है, अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, लगभग 100 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी पिछले 3 बार से जीत रही है। इसका मतलब है कि वहां पर लोकल एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एस्टैब्लिश होनी शुरू हो चुकी होगी। अब उसको कैसे बीजेपी एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि आपके पास कोई लीडर है नहीं। शुभेंदु अधिकारी जरूर लीडर हैं जो टीएमसी से आए हैं, लेकिन आज भी टीएमसी से आए हैं ऐसी उनकी छवि है, और ऐसा कोई ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं, या ममता बनर्जी को पैन स्टेट वाइड अपील उनकी नहीं है जैसे ममता बनर्जी के साथ है। तो मुझे लगता है काफी लोकलाइज्ड सीट बाय सीट स्ट्रैटेजी रहेगी, जहां लोकल एंटी इनकम्बेंसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। दो मजबूत चेहरे इंडिया गठबंधन के देवेंद्र, एक ममता बनर्जी और एक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को तो आपने हरा दिया, और पिछला 2021 का चुनाव बीजेपी ने मजबूती से लड़ा, लेकिन उतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई। 77 पर उनका जो आंकड़ा था वो आकर रुक गया। इस बार बीजेपी समझ रही है, बीजेपी का अपना आंकलन है कि टीएमसी को हराकर बंगाल में कुछ जादू कर सकते हैं, मैजिक कर सकते हैं, जैसा दिल्ली में किया। कम से कम कोशिश तो जरूर है। वो ख्वाहिश भी एकदम सी है बीजेपी नेताओं की कि बंगाल में कब ऐसा हो पाए। लेकिन एक तो वहाँ का जो संरचना, वोटों की संरचना वाली स्थिति है, लगभग 30% अगर माइनॉरिटी वोट जहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा पॉकेट तो ऐसा है जहाँ पर बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरी चीज़, जो बीजेपी गड़बड़ी हुई थी पिछले इलेक्शन में, इस बार उसका कोर्स करेक्शन किया जा रहा है। मतलब पहले से रणनीति है कि उसको उसी रूप में रखना है कि बंगाल का चुनाव लोकल इशूज के आधार पर लड़े, ना कि बंगाल वर्सेस बाहरी का कर दें। मतलब बड़े नेता, दिल्ली से बड़े नेता जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर वो जो नैरेटिव ममता बनर्जी खेल जाती हैं कि देखो बाहर से आ रहे हैं और वहाँ से गुजरात से आ रहे हैं, ये बंगाल को लूटने के लिए आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो नैरेटिव फैलाती है ना, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। तो शुभेंदु अधिकारी और एक प्रदेश अध्यक्ष, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अब केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, सुकांता मजूमदार, उनको हटा के उनकी जगह पर एक दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आया जाना है, जो जिसके अंदर फायर हो। शुभेंदु अधिकारी ये चाहते हैं कि एक महिला को लेकर आया जाए वहाँ पे, और उस महिला को इनके हाथ में कमान दी जाए। हालांकि क्योंकि वो बीजेपी मूल रूप से उस रूप में नहीं है, तो बीजेपी के नेता भी उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। लेकिन कोशिश पूरी ये रहेगी कि लोकल नैरेटिव पे इलेक्शन को लेकर जाया जाए। लेकिन वो टफ मामला है, बीजेपी के नेता भी इस बात को समझते हैं। देखिए, तैयारी आने वाले चुनावों की बीजेपी ने शुरू कर दी है। बंगाल को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल है, और ऐसे मुश्किल एग्जाम्स को देकर पास होने की आदत भारतीय जनता पार्टी को है। और एक कोशिश अब असम में शुरू कर दी गई है। गौरव गोगोई का मामला लेकर आए हैं, कैसे भी चुनावों से जोड़कर देखा जाए, क्या असम में भी भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी चुनावी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है? यूपी को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।